Good morning, students. In this video, we will cover the general introduction of F.W. Taylor and the techniques of F.W. Taylor. Clear? So first of all, the general introduction of F.W. Taylor. Birth 20th March 1856 in Philadelphia, USA में हुआ था. He was one of the intellectual leader of efficiency movement, concerned with problem of efficiency of workers, how to reduce the wastage, maximum utilization of resources. He is known as father of scientific management. इनको क्या बोला जाता है? Father of scientific management बोला जाता है. And he has written a book. The name of the book is The Principles of Scientific Management, published in 1911. क्लियर हम लोग को यहाँ पे? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफाइन किया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि इनका ये मानना था कि हर काम को करने का अपना एक बेस्ट वे है. तो बोलते हैं कि उस बेस्ट वे को यू शुड आइडेंटिफाई बाय यूजिंग वेरियस साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक टेक्निक. बोलते हैं आप ऐसे नहीं अपनी इंट्यूशन बेसिस पे मत करो, आप साइंटिफिकली एनालिसिस करो और पता लगाओ कि उस काम को करने का बेस्ट मेथड कौन सा है जिससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट तो कम आए और हमारी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो. तो दिस इज डिफाइंड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. क्लियर? F.W. टेलर ने की दो चीजें हैं. एक तो उन्होंने 4 टेक्निक्स दी हैं और 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए. इन दिस वीडियो वी विल कवर वेरियस टेक्निक्स गिवन बाय F.W. टेलर. So the first technique given by F.W. Taylor for scientific management is functional foremanship. Functional foremanship की टेक्निक उन्होंने दी थी फंक्शनल फोरमैनशिप में उन्होंने बताया कि फंक्शनल फोरमैन, इन्होंने बोला कि फंक्शनल फोरमैन एक ये पर्सन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. इस ऑर्गेनाइजेशन को में उन्होंने उस पर्सन को नाम दिया फोरमैन. ये बोलते हैं कि फोरमैन वो पर्सन है जो एक मैनेजरल फिगर को रिप्रेजेंट करता है. इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैनेजरल फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है और हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर है एंड लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर माना जाता है. तो दोबारा से समझो, F.W. टेलर ने बताया कि फोरमैन इज अ पर्सन हु रिप्रेजेंट द मैनेजरियल फिगर एंड हैव इन डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद दी वर्कर्स. देखो आज आप इमेजिन करो कि हमारी फैक्ट्री है, मान लो हमारी नमकीन बनाने की फैक्ट्री है, उसका हमने एक बिल्डिंग में सारा प्रोडक्शन का काम चल रहा है. वहां उस प्रोडक्शन में 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं. उन 100 वर्कर्स को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने मिस्टर एक्स को लगाया. तो मिस्टर एक्स हियर इज अ फोरमैन जो एक मैनेजरल फिगर, वन पर्सन हु इज मैनेजिंग इज मैनेजर. तो वो उस मैनेजरल फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ही इज इन डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद ऑल द वर्कर्स वर्किंग इन प्रोडक्शन फ्लोर ऑफ नमकीन. तो नमकीन के प्रोडक्शन फ्लोर पे जो लोग काम कर रहे हैं 100 लोग, उनके साथ वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में है और एक मैनेजरल फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है जस्ट लाइक अ मैनेजर. मैनेजर इज अ पर्सन हु इज मैनेजिंग द थिंग्स. तो वो उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है. बोलते लेकिन जो फोरमैन है उसके जब हम स्टेटस की बात करते हैं तो बोलते हैं कि ये हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर है, वर्कर्स में ही से ही है, हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर है एंड लोएस्ट रैंकिंग, हम लोग इसको क्या मानते हैं, लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर मानते हैं. क्लियर? F.W. टेलर का ये मानना था कि अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो आपको इस फोरमैन के रोल को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. रोल को इंक्रीज करना पड़ेगा तो आपको गुड फोरमैन चाहिए. गुड फोरमैन चाहिए तो उन फोरमैन में ये सारी क्वालिटीज, इतनी सारी
इंटेलिजेंट होना, कॉन्फिडेंट होना, एजुकेटेड होना, ऑनेस्ट होना, हेल्दी होना, डिसीजन मेकिंग पावर होना, ये सारी क्वालिटीज होनी जरूरी है। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि ऑल दीज क्वालिटीज कुड नॉट बी फाइंड इन अ सिंगल पर्सन। बोलते हैं कि एक पर्सन में ये सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया फंक्शनल फोरमैनशिप थ्रू 8 पर्सन्स। उन्होंने कहा कि जो हम लोग मैनेजमेंट का ये काम करेंगे फोरमैन वाला फंक्शनल फोरमैनशिप, वो आप एक पर्सन से ना करा के 8 पर्सन 5+3 ये बोलते हैं कि 8 पर्सन के थ्रू आप लोग क्या कराओ, उसको मैनेज कराओ। और ये जो 8 पर्सन हैं, दीज 8 पर्सन आर 8 स्पेशलिस्ट, 8 स्पेशलिस्ट है। और ये बोलते हैं कि आप उनकी कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग उनको वर्क दो। इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज और भी बोली इंपॉर्टेंट, कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का जो काम है, ये बोलते हैं प्लानिंग जो एग्जीक्यूशन का जो काम है उसको आप लोग अलग अलग कर दो। उन्होंने एम्फेसिस दिया कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन को अलग करो और दोनों कैटेगरी में आप 4 स्पेशलिस्ट अपॉइंट कर दो और उनके थ्रू काम करो। किस तरीके से, इसको हम लोग समझने के लिए चार्ट देखते हैं। उन्होंने कहा कि प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज, और आई कैन कॉल हिम एग्जीक्यूशन इंचार्ज। क्लियर? और इसमें दोनों साइड में इन्होंने बोला 4 स्पेशलिस्ट यहां रखो, 4 स्पेशलिस्ट आप लोग यहां रखो, क्योंकि मैंने टोटल कितने बताए कि उन्होंने कहा फंक्शनल फोरमैनशिप आप जो काम है सुपरविजन का वो 8 पर्सन के थ्रू करो, 4 एक कैटेगरी में रखो और 4 एक कैटेगरी में रखो। प्लानिंग इंचार्ज में इन्होंने 4 बोला, इसके लिए मैंने लर्न कराने के लिए एक कोड भी बनाया था डर्ट करके। डी से इन्होंने बोला एक डिसिप्लिन क्लर्क बनाओ जो इंश्योर करेगा डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। आई से इन्होंने बोला एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बनाओ, विल इशू इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर। आर से इन्होंने बोला रूट क्लर्क बनाओ, विल स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, कि अब यहां से माल कहां जाएगा, किस तरीके से स्टेजेस होंगी। एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क विल मेंटेन द टाइम एंड कॉस्ट शीट। तो बोलते इस तरीके से उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे मैनेज करो, एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग का काम अलग अलग करो और 4 स्पेशलिस्ट दोनों कैटेगरी में डाल दो। एग्जीक्यूशन में भी इन्होंने 4 लोग बोले, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 1 मार्क क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? ये बोलते हैं कि गैंग बॉस, इन्होंने सबसे पहले बात करी गैंग बॉस। गैंग बॉस इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द मशीन्स इन अ वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन में नहीं बोलूंगी, रेडी फॉर प्रोडक्शन, कि जब हमको प्रोडक्शन के लिए जरूरत पड़ेगी तो वो मशीनें बिल्कुल रेडी हैं, ये देखने का काम किसका है, गैंग बॉस। और वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत तो नहीं है, ये देखने का काम किसका हो जाएगा, आपका रिपेयर बॉस का हो जाएगा। इंस्पेक्टर विल चेक द क्वालिटी ऑफ द वर्क, वो क्वालिटी चेक करेगा। एंड स्पीड बॉस विल चेक कि टाइम से काम कंप्लीट हो रहा है या नहीं, और एक्यूरेटली काम कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर हम लोग को यहाँ पे? तो फंक्शनल फोरमैनशिप फर्स्ट टेक्निक उन्होंने एक्सप्लेन की, उसमें उन्होंने ये बताया कि फंक्शनल फोरमैन इज अ पर्सन हु रिप्रेजेंट मैनेजरियल फिगर इन डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टेक्ट विद द वर्कर, हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर, लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर। आपको अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, फंक्शनल फोरमैन का रोल बढ़ाओ, उसके लिए गुड फोरमैन अपॉइंट करो, जो क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन एक पर्सन में क्वालिटी नहीं होगी, इसलिए इन्होंने 8 स्पेशलिस्ट के थ्रू हम लोगों को मैनेज करने के लिए बोला। क्लियर? और उसमें भी उन्होंने बोला 4 प्लानिंग में और 4 एग्जीक्यूशन में करो। प्लानिंग में आपके 4 हो गए, डिसिप्लिन क्लर्क हो गया, इंस्ट्रक्शंस क्लर्क हो गया, देन रूट क्लर्क हो गया, एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हो गया। और जबकि हम लोगों ने देखा एग्जीक्यूशन में गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर क्वालिटी चेक करने के लिए, एंड स्पीड बॉस। नेक्स्ट टेक्निक इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। पीस मीन्स यहां पे ये लोग बात करते हैं, पीस मीन्स हो गया यूनिट वाइज जो वेज सिस्टम है, ये लोग बोलते हैं अलग अलग रखो। FW टेलर का मानना था कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंशिएट करना है कि कौन वर्कर एफिशिएंट है, कौन वर्कर एफिशिएंट नहीं है। ये बोलते हैं कि जो वर्कर एफिशिएंट है उसको भी प्रमोट करना है, जो वर्कर इनएफिशिएंट है उसको हमको स्टैंडर्ड लेवल तक लाना है, उसको भी मोटिवेट करना है कि वो अप टू द मार्क परफॉर्मेंस दे पाए। तो इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया
डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। उन्होंने बोला कि आपका जो वेज देने का जो सिस्टम है उसको इस तरीके से करो। सबसे पहले ये बोलते हैं, सबसे पहले आप एक स्टैंडर्ड आउटपुट सेट करो। स्टैंडर्ड आउटपुट आपको सेट करना है, जस्ट लाइक आपने सेट किया 10 यूनिट्स पर डे फॉर एवरी वर्कर, कि हर वर्कर को हर दिन 10 यूनिट बनानी है। दिस इज माय स्टैंडर्ड। क्लियर? फिर उसके बेसिस पे ये बोलते हैं कि आप वेजेस सेट करो। जैसे इन्होंने वेजेस सेट की, वेजेस क्या सेट की उन्होंने कि अप टू 10 और मोर बनाओगे तो आपको पेमेंट होगा सैलरी का 50 रुपीज पर यूनिट, और अगर आप लेस देन स्टैंडर्ड मींस लेस देन 10 बनाओगे तो आपको पेमेंट होगा 40 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। इस तरीके से उन्होंने अपने स्टैंडर्ड और उन्होंने यूनिट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम उन्होंने डिसाइड कर दिया। अब इन एक्चुअल ए ने 11 यूनिट बनाई, बी ने 9 यूनिट बनाई। ए को पेमेंट किससे होगा? ए को पेमेंट होगा 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, क्योंकि वो किस कैटेगरी में आ गया? 10 और मोर। जबकि जो 9 यूनिट बी ने बनाई है उसको पेमेंट होगा 40 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 360, और वो बहुत दुखी है कि एक यूनिट कम रहने की वजह से मेरे को 10 रुपीज पर यूनिट वेजेस में लॉस हो गया। लेकिन एफडब्ल्यू टेलर का मानना था आज अगर ऐसा हुआ है तो टुमारो ही विल वर्क फॉर प्रोड्यूसिंग एंड ही विल प्रोड्यूस 10 यूनिट्स। तो ये बोलते हैं कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशनल टेक्निक। इन्होंने बोला स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशनल टेक्निक है ये, जिससे कि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन या एफिशिएंसी गेन कर सकते हो वर्कर की। तो कभी भी अगर पूछा जाता है कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशनल टेक्निक गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। बोलते हैं कि आप पीस वेज पर यूनिट सिस्टम जो है अलग अलग कर दो और उसके अकॉर्डिंग फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो, तो अपने आप ही वो मोटिवेट होगा किसके लिए? ज्यादा काम करने के लिए। तो अभी ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको एग्जाम्पल जरूर देना है, नहीं तो अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। शॉर्ट नोट में भी आता है ये क्वेश्चन। क्लियर? तो ये बोलते हैं कि आपको स्टैंडर्ड सेट करना है। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद पर यूनिट वेजेस आपको स्लैब्स डिसाइड करनी है, फिर आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस देखनी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई who are the efficient worker and who are not the efficient worker. Clear? Next one, third technique, पहले वर्क स्टडी से पहले मैं आपको स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन करा रही हूँ। नेक्स्ट टेक्निक गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ये लोग बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। देखो स्टैंडर्डाइजेशन, फिर वही बात आ रही है बार बार कि आपको एक स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा। आज मैं ये बोलती हूं कि चिप्स का कोई पैकेट है, लेस है, आप 1 पैकेट बनाओ या 1 लाख पैकेट बनाओ, क्या उसमें टेस्ट में और क्वांटिटी में या किसी और उसमें चेंज आएगा? क्या नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे हर चीज का एक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड है। तो ये बोलते हैं एफडब्ल्यू टेलर कि स्टैंडर्डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, चाहे वो प्रोसेस के लिए है, चाहे वो रॉ मटेरियल के लिए है, चाहे वो टाइम के लिए है, चाहे वर्किंग कंडीशन, सब के लिए हमने एक स्टैंडर्ड, हम लोगों ने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है और उस बेंचमार्क, उस स्टैंडर्ड को हमको फॉलो करना होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग का एक्सीलेंस एंड क्वालिटी हम लोग मेंटेन कर पाए हम लोग, और हम लोग का मिनिमम टाइम में हम काम कर पाए और वेस्टेज हमारी कम से कम हो। तो स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्लियर? तो स्टैंडर्ड सेट होने जरूरी हैं अगर हमको क्वालिटी मेंटेन करनी है, अगर हमको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है अपनी चीज का। क्लियर? एक्सीलेंस, स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस मेंटेन करने। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में ये लोग बोलते हैं बोलते हैं कि आप क्यों जबरदस्ती अपने प्रोडक्ट्स को इतना कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। हमने क्या किया? हमने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट की मैंने 40 वैरायटी बना दी और उसमें इतना माइनर चेंज था कि अगर मैं कस्टमर को समझा भी रही हूं ना तो उसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन उस माइनर चेंज की वजह से मेरे लिए बहुत हेडेक हो गया। तो ये बोलते हैं कि सिंपल रखो अपने प्रोसेस को,
सिंपल रखो अपने प्रोडक्ट को, मीन्स ये लोग एम्फोसिस देते हैं टू एलिमिनेट अननेसेसरी वैरायटी, साइजेस एंड डायमेंशंस, उन सबको खत्म कर दो, अननेसेसरी जो है, और एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप ऐसा करोगे तो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होगी, कॉस्ट, टाइम एंड एनर्जी सेव होगी। जहां रिक्वायर्ड नहीं है वहां आप डाइवर्सिटी से बचो, सिंपल रखो, स्टैंडर्ड मेंटेन करो और अपने प्रोडक्ट को सिंपल रखो। अननेसेसरी डाइवर्सिटी मत लाओ, साइज में, वैरायटी में या डायमेंशंस में। सो द लास्ट टेक्निक गिवन बाय F.W. टेलर इज वर्क स्टडी। उन्होंने लास्ट टेक्निक दी वर्क स्टडी, और वर्क स्टडी में उन्होंने 4 तरीके की स्टडीज कंडक्ट कराई। फर्स्ट स्टडी जो उन्होंने कंडक्ट कराई वो थी फटीग स्टडी, फटीग स्टडी। सेकेंड वन टाइम स्टडी, थर्ड वन मेथड स्टडी एंड फोर्थ वन इज मोशन स्टडी। तो ये बोलते हैं कि इन्होंने 4 तरीके की स्टडीज, रिसर्च, एनालिसिस कराया जिससे कि कुछ चीजों का हम लोग पता लगा सकें। तो वर्क स्टडी में 4 तरीके की स्टडीज हमारी इंक्लूड होंगी। वर्क स्टडी में 4 तरीके की स्टडीज हम लोग इंक्लूड करेंगे। पढ़ते चारों स्टडीज में, चारों रिसर्च में, चारों एनालिसिस में हमारी टीम क्या पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्या ऑब्जेक्टिव है। क्लियर हम लोग को यहाँ पे। तो फर्स्ट वन इज फटीग स्टडी। सबसे पहले तो फटीग वर्ड का मतलब क्या है? कई बार हम लोग मसल फटीग हो रहा है, मसल फटीग हो रहा है मीन्स क्या होता है कि मसल्स हमारी थक गई हैं। फटीग इज रिलेटेड विद टायर्डनेस। ये बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन कंटिन्यूसली काम करता जाएगा तो उसकी जो एक प्रोडक्टिविटी लेवल है, एफिशिएंसी लेवल है, वो डाउन हो जाएगा। क्योंकि हर पर्सन को एक स्पेसिफाइड टाइम करने के बाद, काम करने के बाद उसको क्या चाहिए? एक इंटरवल चाहिए, उसको गैप चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि वो थक जाता है। एंड फॉर व्हाट ही नीड दैट ब्रेक टू गेट दैट स्टैमिना बैक, टू रीगेन दैट स्टैमिना एंड अगेन वर्क विद फुल एफिशिएंसी। ये F.W. टेलर बोलते हैं कि मैनेजमेंट को ये समझना पड़ेगा कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्कर्स का फटीग स्टडी करो। आप ये फाइंड आउट करो कि आपके वर्कर्स को कितने टाइम बाद रेस्ट की जरूरत है, कितनी बार रेस्ट की जरूरत है, और वो रेस्ट का ड्यूरेशन कितना हो। मान लो 8 वर्किंग आवर्स हैं, फर्स्ट 3 आवर्स बाद हमने उनको लंच ब्रेक दिया फॉर हाफ एन आवर। फिर हमने पता लगाया कि 15 मिनट उनको फिर देने पड़ेंगे हमको आफ्टर 2.5 आवर और 2 आवर्स और 3 आवर्स की फॉर टी ब्रेक और फॉर रिफ्रेशिंग ब्रेक। क्लियर? तो हमने ये एनालिसिस किया। तो फटीग स्टडी करके हम ये पता लगाते हैं कि वर्कर्स को कितनी बार गैप चाहिए, इंटरवल चाहिए, रेस्ट चाहिए, और उस रेस्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो और उस रेस्ट की ड्यूरेशन कितनी हो। 2 बार रेस्ट चाहिए, फ्रीक्वेंसी हो गई 2। कितनी देर का चाहिए? 30 मिनट्स का एंड 15 मिनट्स का, ये हो गई ड्यूरेशन। तो फटीग स्टडी के थ्रू वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द ड्यूरेशन। हम इसमें क्या पता लगा रहे हैं? ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल व्हाइल डूइंग एनी टास्क। तो फटीग स्टडी से हम ये पता लगाते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्ट इंटरवल इज नेसेसरी to regain stamina and again work with full capacity. Clear? तो fatigue study थकावट के लिए है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें हम पता लगा रहे हैं कि हमको कितनी बार इंटरवल देना है, रेस्ट देना है, और कितनी ड्यूरेशन का हमको रेस्ट देना है। क्लियर? सेकेंड वन इज टाइम स्टडी। इन टाइम स्टडी वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम। Standard time we are trying to find out for performing any job or for producing any unit. ये एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, या कोई भी पर्सन को कोई भी जो जॉब असाइन किया गया है उस असाइन जॉब को करने में कितना टाइम लगना चाहिए, वो हमारा क्या करता है, कहलाता है स्टैंडर्ड टाइम। और
टाइम स्टडी के थ्रू जब हम ये काम करवाएंगे तो उसके थ्रू हमको ये रिपोर्ट आएगी हमारे सामने कि इस जॉब को, इस काम को करने में इतनी देर लगनी चाहिए और इस यूनिट को प्रोड्यूस करने में इतना टाइम लगना चाहिए। और इस स्टैंडर्ड टाइम के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, यहां बच्चे गलती कर देते हैं। वो लोग से पूछा जाता है कि टेक्निक्स या स्टडी कंडक्टेड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड और टू बी एम्प्लॉयड, तो कौन सी टेक्निक है, उनको समझ नहीं आता कौन सी है। तो इट इज टाइम स्टडी, क्योंकि जब हम लोग ये टाइम डिसाइड कर रहे हैं कि प्रोड्यूसिंग यूनिट, एक यूनिट को बनाने में इतनी देर लगेगी, हर मंथ हमको इतनी यूनिट्स बनानी है, तो फिर हमको कितने एम्प्लॉयज चाहिए, ये काम हमको अकाउंट्स का करना है, इस अकाउंट के काम को करने में इतनी देर लगेंगे, एक आदमी होगा तो वो इतनी देर में करेगा, दो होंगे तो इतने में करेंगे, तो कितने एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड है ये भी हमको किससे पता चलेगा, टाइम स्टडी से। तो अगर हम लोग टाइम स्टडी की बात करें तो टाइम स्टडी में हम लोग दो चीजें कर रहे हैं। क्या दो चीजें हम लोग टाइम स्टडी में कर रहे हैं, एक तो स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग एनी जॉब और फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा वो पता कर रहे हैं, प्लस हम लोग क्या पता कर रहे हैं कि हमको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड होंगे, ये भी हम लोग टाइम स्टडी से पता कर रहे हैं। थर्ड वन इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में तो एफडब्ल्यू टेलर बिल्कुल स्ट्रांगली कहते हैं, बोलते हैं कि मेरे हिसाब से हर काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन we have to find out the one best way of doing any work, कि मेरे को क्या करना है, हमको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, मैनेजमेंट को क्या करना है, they have to find out the best way of doing any work, और उसको साइंटिफिकली एनालाइज करके मेथड स्टडी के थ्रू आप लोग फाइंड आउट करो कि किसी काम को करने का बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है, और उस बेस्ट तरीके से आप लोग करो जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो और आपका क्वालिटी इंप्रूव हो, टाइम और रिसोर्सेज की वेस्टेज मिनिमम हो। तो इन मेथड स्टडी वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग एनी जॉब। एंड द लास्ट वन इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी इज रिलेटेड विद मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ पीपल भी बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ थिंग्स भी बोल सकते हैं। मूवमेंट से रिलेटेड है, ये बोलते हैं कि इस स्टडी से हम ये पता लगा सकते हैं कि रखने में, उठाने में, बैठने में, चलने में कितना मूवमेंट में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। उन मूवमेंट्स को जहां हमको लगता है कि ये मूवमेंट अननेसेसरी है, तो हम मोशन स्टडी के थ्रू ये पता लगाएंगे अननेसेसरी मूवमेंट्स और उनको एलिमिनेट या कम करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे टीचर्स क्लास लेते हैं जो थर्ड फ्लोर पे हैं, टॉप फ्लोर पे, क्लियर, और मैंने उनका स्टाफ रूम बना रखा है फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे, तो उनको हर पीरियड के बाद दे आर कमिंग फ्रॉम थर्ड फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर एंड अगेन इन नेक्स्ट पीरियड दे आर अगेन गोइंग टू थर्ड फ्लोर। तो अननेसेसरी उसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है टीचर्स का। जब मैंने मोशन स्टडी कंडक्ट कराई तो मेरे को ये पता चला और मैंने तुरंत उनका स्टाफ रूम कहां पे शिफ्ट कर दिया, थर्ड फ्लोर पे, क्लियर। इसी तरीके से मैंने अपनी फैक्ट्री में देखा कि वर्कर्स जहां वर्क कर रहे हैं और वो टूल्स जो उनको वर्क करने के लिए चाहिए और वो जो टूल्स रखने की जो जगह है उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उनको बार बार जब वो टूल लेने जाना पड़ता है तो उनको काफी डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और आने जाने में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। जब मोशन स्टडी की तो मेरे को ये बात पता चली, तो मैंने उनका टूल्स रखने की जो प्लेस थी वो चेंज करके उनके प्रोडक्शन हाउस के बिल्कुल पास कर दी। तो ऐसे करके मैंने जो अननेसेसरी मूवमेंट से उनको एलिमिनेट किया, खत्म किया, जिससे कि एफिशिएंसी भी बढ़ी और टाइम भी हम लोगों का वेस्ट होने से बच गया, क्लियर। So there are 4 types of studies we are conducting under the technique work study. First, to find out the rest intervals, duration and their frequency, that is fatigue study. When we are finding out the standard time for performing any job or producing any unit and how many employees we require to employ,
it is time study. When we are trying to find out the best method of doing any work out of various alternative available, it is method study. And when we are trying to eliminate or reduce the unnecessary movement of the things or people, unnecessary ये जो इधर उधर भागने का काम है, वो मेरे को मूवमेंट को कम करने के लिए या कहाँ पे है इस चीज को पता करने के लिए मैंने क्या किया, मोशन स्टडी. क्लियर? तो ये सारी हमारी कंप्लीट होती हैं all 4 techniques given by F.W. Taylor.